हे वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ ऑल अबाउट ऑफ एनुअल रिटर्न। हाँ जी दोस्तों, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों यहाँ पे एफएक्यू के जरिए समझेंगे कि जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद जीएसटीआर 4 को एनुअली कर दिया गया है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। जो कॉम्पोजिशन स्कीम को जिन्होंने ऑप्ट किया है 1 अप्रैल 2019 के बाद से अब ये जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न सभी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को भरना होता है, जिसके अंदर वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई की डिटेल को फर्निश करते हैं। जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न किसको फाइल करने की जरूरत होती है? तो सभी रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, मतलब कि जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया है जीएसटी के अंदर किसी भी पीरियड के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उनको यहाँ पे जरूरत होती है जीएसटीआर 4 यानी एनुअल रिटर्न को फाइल करना। मतलब कि जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, ठीक है, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया और कभी भी ऑप्ट आउट नहीं किया है, तो उनको यहाँ पे जीएसटीआर 4 भरना पड़ेगा। या फिर जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया है फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले, या फिर जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया है लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको यहाँ पे जीएसटीआर 4 फाइल करना होगा। किनको जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करना? देखो, जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनको जीएसटीआर 4 नहीं फाइल करना पड़ेगा जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं लिया है, या फिर जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर OIDR है, फाइल करना पड़ेगा। या फिर जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनको भी नहीं, जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 51 के अंदर जीएसटी में उनको भी नहीं, या फिर जिनको रिक्वायर्ड है टीसीएस कलेक्ट करना अंडर सेक्शन 52 के अंदर उनको भी यहाँ पे फाइल करने की जरूरत नहीं है जीएसटीआर 4। या फिर जो UIN होल्डर है, यानी जिनके पास यूनिक नंबर है जैसे एम्बेसी वगैरह हो गई, उनको यहाँ पे जीएसटीआर 4 को फाइल नहीं करना। अगला हम बात कर लेते हैं, क्या जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है? यस, जीएसटीआर 4 मैंडेटरी है सभी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया है उनको जीएसटीआर 4 भरना ही होगा, उनके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद बात करें कब हमें यहाँ पे जीएसटीआर 4 यानी एनुअल रिटर्न को फाइल करना होता है, इसकी ड्यू डेट के बारे में समझते हैं। तो जीएसटीआर 4 हर साल भरना होता है, जो भी साल होता है उसके लिए फाइल किया जाता है। उस साल के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना होता है, मतलब 30 दिन तक का आपको टाइम होता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 का अगर जीएसटीआर 4 फाइल करना है 20-21 का, तो आपके पास टाइम कितना हो गया? 30 अप्रैल तक आप अपने जीएसटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको 21-22 का भरना है तो आपके पास कितना टाइम होगा? 30 अप्रैल 2022 का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। यानी जिसके लिए भी जीएसटीआर 4 फाइल किया जाना है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 30 तारीख तक आपको भरना होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है जीएसटीआर 4 को फाइल करना यानी एनुअल रिटर्न को? यस, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपको जीएसटीआर 4 यानी एनुअल रिटर्न रिक्वायर है कॉम्पोजिशन स्कीम में। अगर आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपको जीएसटीआर 4 यानी एनुअल रिटर्न भरना ही होगा, अगर आपने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर लिया है तो, या आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो। अब हम बात करते हैं ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट कॉम्पोजिशन स्कीम को। अगर हम ऑप्ट इन करते हैं या ऑप्ट आउट करते हैं तो कब हमें जीएसटीआर 4 फाइल करना होगा और कब नहीं फाइल करना होगा। देखो, अगर मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो क्या मुझे यहाँ पे जीएसटीआर 4 फाइल करना होगा? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया, आप रेगुलर में थे और कॉम्पोजिशन स्कीम को आपने ले लिया, तब आपको वहाँ पे जीएसटीआर 4 यानी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 का फाइल करना होगा। उस कॉम्पोजिशन पीरियड के अंदर जब थे, उस टाइम पीरियड की सारी डिटेल आपको जीएसटीआर 4 के अंदर एनुअल रिटर्न में फर्निश करनी होगी। प्री कंडीशन क्या है जीएसटीआर 4 को फाइल करने के लिए? जीएसटीआर 4 को फाइल करने के लिए प्री कंडीशन ये है कि टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होना चाहिए उस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का और उसने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने अपनी सभी CMP 08 जो कि क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसको फाइल किया हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के लिए CMP 08 क्वार्टरली स्टेटमेंट को फाइल किया हो, तब वो यहाँ पे जीएसटीआर 4 यानी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकता है।
अगला हम बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो क्या मैं यहाँ पे GSTR 4 को फाइल कर सकता हूँ? नो। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट यानी CMP 08 को फाइल नहीं किया है तब आप यहाँ पे GSTR 4 को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको GSTR 4 फाइल करने के लिए पहले आपको अपनी CMP 08 फाइल करनी पड़ेगी, सभी CMP 08 को फाइल करनी पड़ेगी उस फाइनेंशियल ईयर का जिसका आप GSTR 4 यानी एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे मैं नील GSTR 4 को फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल दोस्तों, आप नील GSTR 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है और नहीं आपने कोई सर्विसेज या गुड्स रिसीव करी है, नहीं आपकी कोई अदर कोई टैक्स लाइबिलिटी है और सभी CMP 08 आपने नील फाइल किया है, तब आप यहाँ पे GSTR 4 एनुअल रिटर्न नील फाइल कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है, आपका कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी वगैरह नहीं हो। अगर आपका इंटरेस्ट या लेट फी भी बनता है तो आप नील की फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी कोई भी लाइबिलिटी नहीं हो। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनेगी तो आप यहाँ पे GSTR 4 को नील फाइल नहीं कर पाएंगे, कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी नहीं हो और ना ही कोई एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट हो। क्या यहाँ पे दोस्तों GSTR 4 की डेट एक्सटेंड हो सकती है? हाँ जी दोस्तों, GSTR 4 एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो सकती है गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू। GSTR 4 के अंदर कौन कौन सी डिटेल को हम भरते हैं मैं आपको बता देता हूँ। GSTR 4 के अंदर टेबल 4A में इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देते हैं आप, ठीक है, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई ली है, अदर देन रिवर्स चार्ज वाली डिटेल आप 4A में देंगे। उसके बाद 4B में देंगे इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है, जो रिवर्स चार्ज के अंदर है, ठीक है। और 4C में देंगे इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है। 4D के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डिटेल देंगे, ठीक है। 5 में आपको समरी ऑफ CMP 08 दिखेगा जो कि ऑटो ड्राफ्ट होगा, CMP 08 से उठ के आएगा। 6 के अंदर टैक्स होगा इनवर्ड एंड आउटवर्ड का रेट वाइज। और 7 में TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव जो है उसकी डिटेल आपको दिखेगी। दोस्तों यहाँ पे टेबल 3A में कौन सी डिटेल देनी होती है? टेबल 3A के अंदर जो आपकी प्रीवियस ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी डिटेल आपको देनी होगी, मतलब पिछले साल जो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपने इसकी डिटेल नहीं दी तो आगे आप इस फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको आगे प्रोसेस करने के लिए आपको इसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। और आपकी अगर प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले साल के अंदर कोई भी एग्रीगेट टर्नओवर नील थी, जीरो थी, तो आप जीरो एंटर कर सकते हैं। GSTR 4 की कौन सी टेबल जो है वो ऑटो ड्राफ्ट आएगी? तो दोस्तों यहाँ पे टेबल 5 जो है वो ऑटो ड्राफ्ट आएगी, CMP 08 के बेस पे वो डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप यहाँ पे GSTR 4 की समरी को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल या PDF फॉर्मेट में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप GSTR 4 की समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या यहाँ पे लेट फी होगा अगर आप GSTR 4 को फाइल लेट करेंगे तो? हाँ जी दोस्तों, आपको लेट फीस भरना पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट के बाद GSTR 4 को फाइल करते हैं तो। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं, करंटली जो GSTR 4 पे लेट फीस चल रही है वो कितनी चल रही है? लेट फीस जो करंटली GSTR 4 पे चल रही है वो चल रही है 200 रुपए पर डे, ठीक है। GSTR 4 पे जो लेट फीस चल रही है, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 10,000 तक जा सकता है। ये अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन को इशू करके यहाँ पे GSTR 4 की लेट फीस को कम कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद से। अब आपकी जो लेट फीस GSTR 4 पे हो जाएगी, नील की रिटर्न है तो 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो 2,000 रुपये आपको पर रिटर्न पे करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लेट फीस है, ये नहीं कि अगर आप एक दिन लेट हो गए तो आपको 500 भरना पड़ेगा। मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये नील की रिटर्न पे, और टैक्स लाइबिलिटी है तो 2,000 आपको भरना पड़ेगा। ये 21-22 के बाद गवर्नमेंट ने कर दिया है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी इशू किया है। तो अगर आपने इस लेट फीस, जो नई लेट फीस रूल है, उस वीडियो को मिस कर दिया है तो जाके देख सकते हैं, वो वीडियो पहले ही ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। क्या यहाँ पे GSTR 4 को विदाउट लेट फीस फाइल किया जा सकता है? नहीं, GSTR 4 को बिना लेट फीस फाइल नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपकी लेट फीस बनती है तो आपको भरना ही पड़ेगा लेट फीस। बिना लेट फीस के आप GSTR 4 को फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है टैक्स इंटरेस्ट या लेट फी को। तो दोस्तों यहाँ पे अपने टैक्स इंटरेस्ट लेट फी को जो ऑटो ड्राफ्ट टेबल 8A के अंदर है उसकी सभी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। कब यहाँ पे GSTR 4 का फाइलिंग बटन एनेबल होगा? देखो, आपका फाइलिंग बटन तभी एनेबल होगा जब आपके पास कोई भी एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट ना हो, आपने चेक बॉक्स जो डिक्लेरेशन बॉक्स है उस पर क्लिक कर दिया हो ऑथराइज सिग्नेचर के लिए, ठीक है, तब आपका फाइलिंग का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। आप अपने GSTR 4 को दोनों ही माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर यानी DSC और EVC के थ्रू फाइल कर सकते हैं।
फाइल करने से पहले आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं फॉर्म GSTR 4 की। आप यहाँ पे GSTR 4 को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, रिवाइज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो समझ के दोस्तों, यह है GSTR 4 के लिए कुछ जरूरी बातें जो समझना बहुत जरूरी है। आपको फाइल करने से पहले GSTR 4 एनुअल रिटर्न को फाइल करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस FAQ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस FAQ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।